और बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा वासियों के लिए खुशखबरी से जुड़ी हुई। दिल्ली और मुंबई के लिए एक और उड़ान सेवा जल्द शुरू होने वाली है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से ये मांग की गई सांसद संजय झा की तरफ से। सांसद संजय झा ने नागरिक उड्डयन मंत्री से इसे लेकर मांग की थी और इंडिगो के आवेदन पर उड़ान की अनुमति देने की मांग की गई। इंडिगो ने आवेदन कर मंत्रालय से इसकी अनुमति मांगी है और दरभंगा एयरपोर्ट से इंडिगो 6E की उड़ान की अनुमति मांगी गई है। सब कुछ अगर ठीक रहा तो 1 दिसंबर से उड़ान सेवा जो है वो शुरू हो जाएगी, ऐसे संजय झा ने कहा है। दरभंगा से दिल्ली और मुंबई के लिए उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। दरभंगा एयरपोर्ट से अभी स्पाइस जेट की उड़ान सेवा जारी है और हाल ही के दिनों में आपको बता दें कि महंगा किराया और फ्लाइट लेट होने की शिकायतें आ रही थी लगातार, और शिकायतों को देखते हुए संजय झा ने केंद्रीय मंत्री से उड़ान बढ़ाने की मांग की थी। और अभी इंडिगो ने 2 स्लॉट के लिए अप्लाई किया है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में। एक स्लॉट है कि डेली फ्लाइट दरभंगा से दिल्ली और एक स्लॉट है दरभंगा से मुंबई सप्ताह में 4 दिन। और हम लोगों ने आग्रह कल भी किया है जो मंत्री जी हैं उनसे कि दरभंगा में तो स्लॉट मिल जाएगा, लेकिन दिल्ली में टाइम मिलना या मुंबई में टाइम मिलना वो टाइम दे दीजिए। आग्रह किया है, उनका जो रिक्वेस्ट है उन्होंने टाइम वगैरह भी फिक्स करके सबमिट कर दिया मंत्रालय में। समय भी कितने बजे दिल्ली से दरभंगा आएगा और दरभंगा से दिल्ली जाएगा इंडिगो ने सबमिट कर दिया है। और अगर उनका क्लियर हो गया तो 1 दिसंबर से ये फ्लाइट उड़ना शुरू हो जाएगा, जो मैंने कहा था। यूपी के लखीमपुर में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में चुनाव में जमकर बवाल हुआ। चुनाव के दौरान सदर विधायक योगेश वर्मा से मारपीट की गई और उनका कुर्ता तक फाड़ दिया गया। पूर्व सभापति पुष्पा सिंह चुनाव लड़ रही हैं। पुष्पा सिंह के पति और बार संघ अध्यक्ष अवधेश सिंह पर बीजेपी विधायक से मारपीट करने का आरोप लगा है। दरअसल कल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की वोटर लिस्ट फाड़ दी गई थी, जिसका बीजेपी विधायक ने विरोध किया था। बीजेपी विधायक इस चुनाव में धांधली के आरोप लगा रहे हैं। आज फिर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद मारपीट शुरू हुई। दिल्ली के मलकागंज इलाके में डीटीसी बस ने स्कूली बच्ची को टक्कर मार दी। हादसे में बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने इसे लेकर जमकर हंगामा किया और बस में तोड़फोड़ की। सब्जी मंडी पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है और बस ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 2 गुटों के बीच में पत्थरबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है और इस पत्थरबाजी में दोनों गुटों के युवक घायल हुए हैं। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। यह घटना अलीगढ़ के इगलास थाना इलाके गांव के करथला गांव की है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। यहाँ एक यूट्यूबर की डांस करते करते मौत हो गई। वो दुर्गा पूजा पंडाल में डीजे की धुन पर दोस्तों के साथ डांस कर रहा था, तभी वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। ये देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। दोस्त उसे लेकर अस्पताल तो जरूर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक यूट्यूबर का नाम विकास कुमार बताया जा रहा है और वो शॉर्ट वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करता था। उधर परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दिए बगैर ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया। डांस वांस करने का शौकीन थे क्या? ये थोड़ा डांस बनाते बच्चे जो क्या बनाते हैं थोड़ा बहुत ऐसे वैसे वीडियो जो बनाते हैं। हाँ। वहाँ कोई कार्यक्रम था क्या जहाँ गए? दुर्गा पूजा का जो मूर्ति रखी जाती है वही। तो क्या कुछ हुआ वहाँ पे, कुछ जानकारी है? वो डांस करते करते उनका अचानक से चक्कर हुआ, अटैक हो गया। देहरादून की एक रेस्टोरेंट में रोटी बनाते समय उसमें थूकने का वीडियो आने के कुछ घंटों के बाद मसूरी से भी चाय में थूकने का एक वीडियो सामने आ गया। वीडियो में देखा जा रहा है कि एक लड़का चाय बनाते समय उसमें थूक रहा है। शिकायत के बाद पुलिस ने यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले नौशाद और मसूरी के हसन अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और दोनों की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में विधायकों और उनके समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दोनों पक्षों से एक दूसरे पर जमकर लात जूते भी चले। दरअसल इमरान खान की पार्टी पीटीआई के एक विधायक ने एक कैबिनेट मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, जिसे मंत्री के समर्थक बर्दाश्त नहीं कर सके, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में संग्राम छिड़ गया। तो दोनों विधायक और उनके समर्थकों के बीच लात घूंसों के साथ जूते चप्पल तक चले।
खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र को 7600 करोड़ रुपए की सौगात दी और देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला और पीएम ने कहा है कि कांग्रेस दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन हरियाणा में सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। उन्होंने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज ने इनके खतरनाक इरादों को भांप लिया। दलितों को एहसास हो गया कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को बांटना चाहती है। आज हरियाणा के दलित वर्ग ने बीजेपी को रिकॉर्ड समर्थन दिया है। हरियाणा के ओबीसी बीजेपी के विकास कार्यों को देखकर उसके साथ है। कांग्रेस ने किसानों को भड़काया, लेकिन किसानों को पता है कि उसे फसलों पर एमएसपी किसने दी। हरियाणा के किसान बीजेपी की किसान कल्याण योजनाओं से खुश है। कांग्रेस ने युवाओं को टारगेट किया और अलग अलग तरीके से उन्हें भड़काने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा के नौजवान, हमारी बहनें, बेटियां अपने उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा पर ही भरोसा कर रहे हैं। कांग्रेस ने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन हरियाणा की जनता ने दिखा दिया वो अब कांग्रेस और अर्बन नक्सल के नफरती षड्यंत्रों का शिकार नहीं होने वाले। तो वहीं सामना क्लिक में शिवसेना ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। शिवसेना ने कहा कि अति आत्मविश्वास की वजह से कांग्रेस हरियाणा में हारी है, जबकि जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की जीत हुई। अगर हरियाणा में भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करती तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के सुर भी बदल गए हैं। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस पर हमलावर हैं। कोई कांग्रेस की रणनीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो कोई कांग्रेस की हार को अति आत्मविश्वास बता रहा है। चले ना, 18 के 20 होते, 20 के 22 होते, यहाँ 30 के 60 हो गए और 60 के 30 बने। और जो लोग मतलब अपनी कपड़े तैयार करके राजभवन का जो है रास्ता नाप रहे थे, वो बेचारे घर में बैठे रहे और बीजेपी ने तीसरी बार वहाँ हुकूमत बनाई। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं, उस पर कांग्रेस को थोड़ा सा तो गहराई में जाके सोचना होगा, लेकिन वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम यहाँ पे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को चलाना है और अलायंस की मदद करना है, जो मैं करूँगा। तो नेशनल कांग्रेस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को गहराई में जाकर सोचने की सलाह दी और कहा कि जो लोग कपड़े तैयार कर राजभवन जाने की तैयारी कर चुके थे, वो घर बैठ गए। हरियाणा की बीजेपी की बम्पर जीत के बाद ईवीएम को लेकर के सियासी घमासान तेज होने लगा है। कांग्रेस ने इसे लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने दावा किया कि मशीनों में बैटरी चार्ज की अलग अलग स्थिति के कारण अलग अलग नतीजे आए। पेश कर रहे हैं, अभी अगले 5-7 मिनटों में हम पेश करेंगे। शिकायत कर रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर, सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं।
तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था, हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ईसीआई गए थे, हमने शिकायत की और तब ईसीआई ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। तो कांग्रेस के आरोप पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तंज कसा है। नित्यानंद राय ने कहा कि कांग्रेस को विकास से कोई मतलब ही नहीं है, कांग्रेस सिर्फ हारने के बाद बहाने ढूंढती है। तो सीधे तौर पर हरियाणा के नतीजों के बाद अब कांग्रेस के ऊपर सीधे तौर पर प्रहार किया जा रहा है बयानों के जरिए। और नित्यानंद राय ने कहा कि भाई सिर्फ हार के लिए बहाने ढूंढने का काम कांग्रेस का रह गया है। सुनिए क्या कुछ कहा नित्यानंद राय ने। स्वीकार करे या न स्वीकार करे उसके स्वभाव में है। जब कांग्रेस हारती है ना तब बहाना ढूंढती है, कभी चुनाव आयोग पर अविश्वास जताती है, कभी जनता पर अविश्वास जताती है। और हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जितना था ना राहुल गांधी जी का विदेश चीन और पाकिस्तान के साथ सुर मिलाना, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अपमान करने जैसे शब्दों का प्रयोग करना, विकास से तो मतलब है नहीं। हरियाणा की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास को स्वीकार किया है। महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सामूहिक इस्तीफे दिए गए। 50 सीनियर डॉक्टरों ने आमरण अनशन कर रहे जूनियर डॉक्टरों के समर्थन में इस्तीफा दिया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मंगलवार को मेडिकल कॉलेज में कई विभागों और उनके हेड की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में इस्तीफा देने का फैसला लिया गया। 1998 में पूर्णिया और मधेपुरा बॉर्डर पर संतोष सिंह की फर्जी एनकाउंटर में हत्या की गई थी और पटना के सीबीआई कोर्ट ने 2 थाना प्रभारी को इस मामले में सजा सुनाई है। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने 26 साल के बाद बड़हरा कोठी के तत्कालीन थाना प्रभारी मुखलाल पासवान और बिहारीगंज थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी अरविंद कुमार झा को सजा सुनाई। सीबीआई कोर्ट में बड़हरा थाना प्रभारी मुखलाल पासवान को आजीवन कारावास और 3 लाख रुपए जुर्माने के साथ बिहारीगंज के तत्कालीन थाना प्रभारी अरविंद कुमार झा को 5 साल की सजा और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई। मुखलाल पासवान वर्तमान में इंस्पेक्टर से प्रमोट होकर के डीएसपी बन चुके हैं। मृतक संतोष सिंह के रिश्तेदार रुपौली विधायक शंकर सिंह, फुफेराबाई रितेश सिंह और रिश्तेदार मुकेश सिंह ने कहा है कि 26 साल बाद मृतक संतोष सिंह के परिजनों को इंसाफ मिला है। इसके लिए उन्होंने कोर्ट का भी धन्यवाद दिया। साल बाद उस परिवार को न्याय मिला और उस समय आतंक का राज था, जंगल राज था लालू जी का समय में, तो उस समय निर्दोष आदमी का, गरीबों का हत्या नरसंहार होता है। उसी कड़ी में संतोष सिंह निर्दोष आदमी थे, आज तक एक भी केस मुकदमा में हुआ था। जो देश की विश्वसनीय संस्थान है सीबीआई, उनके द्वारा सजा सुनाई गई है, विशेष अदालत के द्वारा सजा सुनाई गई है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और सम्मान करते हैं कि 26 साल बाद ही न्याय मिला परिवार को। और जिस समय उसकी हत्या हुई थी उस समय उसके 2 छोटी बेटियां थी और उन दोनों बेटी की आज शादी हो गई है। लेकिन जरा सोचिए कि उनके परिवार के ऊपर क्या बीती होगी और उनका परिवार कैसे पालन पोषण किया होगा। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ में अगर आप अपने घर या गांव आना चाहते हैं तो आपको ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा होगा, तो अब आप निराश मत होइए, क्योंकि पूर्व मध्य रेलवे ने आपकी परेशानी को कम कर दिया है। पूर्व की स्थिति को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे 9000 के करीब विशेष ट्रेन चला रही है, जो दिसंबर 2024 तक विभिन्न स्टेशनों से चलेगी। और इस बात की जानकारी खुद पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ ने दी। को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा अब तक कुल 83 जोड़ी ट्रेनें नोटिफाई की गई हैं, जिसके कुल 8,582 फेरे होंगे। ये ट्रेनें ओरिजिनेटिंग टर्मिनेटिंग बेसिस पर हैं। इसके अलावा 35 जोड़ी ट्रेनें ईसीआर के क्षेत्र से होकर गुजरेंगी, जिसके 842 फेरे निर्धारित हैं। ये सितंबर 2024 से दिसंबर 2024 तक के लिए अब तक के नोटिफिकेशन के हिसाब से बताया गया है।
पटना में दुर्गा पूजा को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। दुर्गा पूजा देखने के लिए काफी लोग पूजा पंडाल में मां के दर्शन के लिए आते हैं, जिसको देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में 4 दिन के लिए बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे लोग आसानी से दुर्गा पूजा का आनंद ले सकेंगे। तो वहीं कटिहार में दुर्गा पूजा को लेकर शहरी इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए 15 जगह पर पार्किंग के साथ 20 जगह पर ड्रॉप गेट बनाए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने भीड़ को नियंत्रण करने के लिए मैप जारी किया है और माइकिंग के जरिए लोगों को पुलिस ट्रैफिक की जानकारी भी दी जा रही है, जिससे कि दुर्गा पूजा पंडाल के दर्शन करने आने वाले लोगों को ट्रैफिक की परेशानी न हो और लोग आराम से माता के दर्शन कर सकें। वहीं सिवान में भी दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दुर्गा पूजा को लेकर कल यानी कि 10, 11 और 12 अक्टूबर अष्टमी, नवमी और दशमी के दिन ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। जिला प्रशासन ने हर छोटे बड़े वाहनों के शहर में प्रवेश पर इस दौरान रोक लगा दी है। यूपी की तरफ से आने वाली सभी गाड़ियों को दारोगा राय मोड़ से डायवर्ट किया गया है, जबकि महादेवा की तरफ से आने वाली गाड़ियों को पूरी तरह से रोक दिया गया है। इधर की गाड़ियां राम जानकी पथ होते हुए पटना की तरफ जाएंगी, तो वहीं आपको बता दें कि तरवारा मोड़ से आने वाली गाड़ियों को हल्दिया मोड़ की तरफ डाइवर्ट करते हुए पटना की तरफ निकाल दिया जाएगा। तो सिवान में दुर्गा पूजा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। दुर्गा पूजा में डांडिया का एक अलग और विशेष महत्व है। मां को खुश करने के लिए लोग डांडिया खेलते हैं। सिवान में दुर्गा पूजा के समय डांडिया की धूम देखी जा रही है। सैकड़ों महिलाएं जमकर डांडिया खेलती हुई नजर आ रही हैं। डांडिया खेल रही लड़कियों का ये मानना है कि इस बार का आयोजन हर बार की तुलना काफी ज्यादा भव्य हुआ है। सिवान में इतना अच्छे से बन रहा है डांडिया महोत्सव, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मतलब इतना धूमधाम से डांडिया बहुत अच्छा लग रहा है। सब लड़कियां से मिलकर डांडिया कर रहे हैं, तो अच्छी कर रही हैं जी। नवरात्र का आज 7वां दिन है। माता के पट खुलते ही दर्शन के लिए भक्तों का तांता लग गया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोरिंग रोड स्थित पूजा पंडाल पहुंचकर माता के दर्शन किए और इस मौके पर नगर विकास मंत्री नितिन नवीन, ऋतुराज सिन्हा सहित कई नेता मौजूद रहे। सम्राट चौधरी ने कहा कि माता के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और बिहार की आर्थिक समृद्धि की कामना की। छपरा के जलालपुर प्रखंड के फुटानी बाजार में जुरासिक पार्क के अंदर मां दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। इस पार्क में विशालकाय डायनासोर बनाए गए हैं, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। डायनासोर के बीच एक गुफा और इस गुफा के अंदर ही मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है। पिछले 5 साल से कलाकार ओम प्रकाश वन्य जीवों के संरक्षण पर आधारित पंडाल का निर्माण करते हैं और दूर दूर से लोग ऐसे पंडाल को देखने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। और एक बड़ी खबर है इस बीच आपको बताते चले, बता दें आपको, करहल से तेज प्रताप लड़ेंगे। यूपी विधानसभा उपचुनाव से बड़ी खबर है, आपको बता दें यूपी के करहल से तेज प्रताप यादव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तेज प्रताप यादव जो कि लालू प्रसाद के दामाद हैं, लालू प्रसाद की सबसे छोटी बेटी के पति हैं। और आपको बता दें यूपी के करहल से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया है। करहल से लड़ेंगे, लालू प्रसाद के दामाद हैं तेज प्रताप यादव। लालू प्रसाद की सबसे छोटी बेटी के पति हैं, राजलक्ष्मी यादव के पति हैं तेज प्रताप। बताते चले आपको, सपा ने उपचुनाव के लिए 6 नामों की घोषणा की है। और फिलहाल यहां रुक रहे हैं छोटे से अंतराल के लिए।